ओके सो हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा मेरा एक्सपीरियंस जो कि मेरे जॉब के रिगार्डिंग है। जैसे आप थंबनेल देख के पहचान ही गए होंगे कि ये एक वीडियो है मेरा जो एक्सपीरियंस था सदरलैंड के अंदर। सदरलैंड जो कि एक बीपीओ है एरोली में। मैं एरोली ऑफिस में जिसमें मेरा प्लेसमेंट हुआ था, तो एरोली ऑफिस के रिगार्डिंग ही मैं बता सकता हूँ, बाकी के रिगार्डिंग बता नहीं सकता मैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली बाकी जितने भी ब्रांचेस होंगे उनके उसका भी दूसरे लोगों का सेम ही होगा, बिकॉज़ वो सेम ही प्रोसेस उन लोग फॉलो करते हैं जो कि एक कॉमन है, उनके इंटरनेशनल बीपीओ है उस हिसाब से। तो बेसिकली मैं सदरलैंड के अंदर मैं जॉब कर रहा था और 3 महीने के अंदर मैंने अपनी जॉब छोड़ दिया। यूजुअली लोग आजकल के ज़माने में लोगों को जॉब मिलना ही बड़ी प्रॉब्लम होती है। मुझे जॉब मिली भी और मैंने जॉब छोड़ा भी, तो इसके पीछे मेरे स्ट्रॉन्ग रीज़न्स होंगे करके ही मैंने ये जॉब छोड़ा, तो क्या आप समझ सकते हो, जो कि तो वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो जैसे कि मैंने जो इंटरव्यू दिया था सदरलैंड के अंदर, तो सबसे पहली बात तो जैसे आप कोई भी जॉब प्लेसमेंट के पोर्टल्स होते हैं जैसे naukri.com हो गया वगैरह, अगर आप इसके ऊपर जाके सर्च करोगे तो नॉर्मल जो दूसरे जॉब्स होंगे उसके कंपैरिजन में आपको बीपीओ जॉब्स काफ़ी दिखाई देंगे। ये यहीं पर आपको फर्स्ट रेड फ्लैग हो जाना चाहिए कि भाई अगर इतना मतलब दूसरे भी सेम इंडिया के अंदर ही है तो वो लोग इतना क्यों पुश कर रहे हैं, और बीपीओ वाले क्यों इतना पुश कर रहे हैं क्लाइंट न्यू कस्टमर के लिए, न्यू एम्प्लॉय के लिए रैदर देन दूसरे इंडस्ट्रीज़। तो यहाँ पर एक पहला रेड फ्लैग था। तो मैं जैसे जॉब सर्च कर रहा था पहले ही दिन मुझे बीपीओ का एक एचआर का मतलब कॉल आ गया कि जैसे हमारे पास वैकेंसी है बीपीओ के लिए, कस्टमर सर्विस के एजेंट के लिए। तो मैंने बोला कि ठीक है चलो, मेरी तो वैसे कभी ज़िंदगी में बीपीओ लाइन में काम किया नहीं था, तो पर ठीक है, मैं बोला कि देखते जाते। मैं वहाँ पर गया सदरलैंड में, और सदरलैंड में जब मैं गया तो फर्स्ट डे ही मेरा इंटरव्यू हुआ। और जिसे इंटरव्यू तो था, काफ़ी प्रोसेस था उसके अंदर, पर लेकिन जैसे उन लोग इतना भी कोई मतलब हार्ड प्रोसेस नहीं था कि मतलब हाँ, अगर बंदे को मेन कम्युनिकेशन का काम है, अगर कम्युनिकेशन में ही बंदे को प्रॉब्लम है तो वो नहीं उसका हो सकता है। लेकिन अदरवाइज अगर आप 19-20 भी आपका कम्युनिकेशन है तो वो आपको सिलेक्ट कर लेते हैं उन लोग। ऐसा इतना कोई ऐसा रिगरस, इतना टफ नहीं था जितना मैंने फील किया और जो मेरी बैच के लोगों को मैंने देखा वो, ठीक है। तो वहाँ पर मेरा फर्स्ट डे में ही सिलेक्शन हो गया। फिर वहाँ पर मेरा कुछ मेरे असेसमेंट टेस्ट हुए, फिर एक एचआर राउंड हुआ। तो बेसिक एचआर ने क्वेश्चंस पूछे थोड़े बहुत, और उसके बाद में मेरा एक ऑप्स राउंड हुआ जो कि मैनेजर, जो प्रोसेस मैनेजर होते हैं वो आपका इंटरव्यू लेते हैं, तो उसमें भी वो थोड़े और डिटेल क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद में फिर आपका एक वॉइस असेसमेंट होता है और टाइपिंग टेस्ट, वॉइस असेसमेंट होता है, और बस आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो काफ़ी इजी था, मतलब मेरे लिए तो काफ़ी इजी था, इतना मुझे कुछ इतना इशू आया नहीं। अलग अलग लोगों को अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। तो उसके बाद में फिर जैसे मेरा असेसमेंट हो गया और मेरा वो हो गया, पर उन लोग वो बैच भर रहे थे, उन लोग की बड़ी बैचेस में उन लोग ट्रेनिंग करते हैं, तो उनको पूरे 20 जो लोग हैं या 25 लोग हैं, वो लोग कम से कम उतने उन लोग का टारगेट होता है, तो उतना वो करेंगे तो ही उन लोग की वो बैच फीजेबल होती है, क्योंकि वो ट्रेनर की सैलरी होती है और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और जो दूसरे जो खर्चे होते हैं, जो ऑफिस के अंदर जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं, वो सब फुलफ़िल करने के लिए कम से कम एक बड़ी बैच उनको चाहिए 20-25 लोगों की। तो वो उन लोग ने 20-25 लोगों की बैच हो रही थी। तो वो मेरी ज्वाइनिंग होते होते मतलब वो बैच भरते वो ऑलमोस्ट फरवरी में मेरा कुछ इंटरव्यू हुआ और अप्रैल और मई में मेरी ज्वाइनिंग हुई जी। मई 3 को मेरी ज्वाइनिंग हुई है उसके अंदर। तो पूरा मंथ, मतलब मेरा अप्रैल का मंथ पूरा उन लोग ने मेरे को वेटिंग करवाया, और बहुत सारे लोग, मेरे को इतना आइडिया नहीं था, तो मेरे को थोड़ा मतलब एक्चुअली मैं जैसे मतलब उनका ऑफिस वगैरह देखा तो मुझे उनका ग्लास फसाड वगैरह बहुत अच्छा लगा। एक कॉर्पोरेट ऑफिस टाइप उनका फील था, ऑब्वियसली वो था कि है वो। तो उसके मैं बोला कि ठीक है, कॉर्पोरेट ऑफिस है तो अच्छा है, मतलब यूजुअली अपन ब्लू कॉलर जॉब्स को ख़राब समझते हैं और कॉर्पोरेट ऑफिस जॉब्स को बहुत अच्छा समझते हैं। तो मैंने फर्स्ट इंस्टेंस में तो वही, वहाँ जाने के बाद वहाँ की रियलिटी समझ में आती है क्या है क्या नहीं है। तो उसके बाद में फिर मैं वहाँ गया उनका वो करने के लिए,
इंटरव्यू देने के लिए इंटरव्यू दिया और वो सिलेक्ट हो गया, तो 1 महीना उन लोग ने मेरे को लगा दिए उसके अंदर, ठीक है ना। तो मेरे को बाद में फिर इन बिटवीन उन्होंने मेरे को 50 बार कॉल करते थे कि असेसमेंट हो गया, ये आधार कार्ड दो, वो दो, वो दो। एक उनका बहुत डिटेल प्रोसेस रहता है, उसको अननेसेसरी उसको करते हैं, ठीक है, लेकिन अननेसेसरी बोलना ठीक नहीं होगा, जस्टिफिकेशन नहीं होगा उसका, ठीक है। वो एक प्रोसेस था, उन्होंने किया। और फिर मई में हमारा ज्वाइनिंग हुआ। अब मई में जब हमारा ज्वाइनिंग हुआ तब मैं वहाँ पर जो देख रहा हूँ, ये मैं मेरे इस पर थोड़ा वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, पर जो बीपीओ में इंटरेस्टेड है या जॉब में इंटरेस्टेड है ये वाले जॉब में, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा। तो जब मैंने उसके अंदर जब मैंने अपना क्या बोलते जब मैं वहाँ पर एंट्री हुआ, जब हम लोग का मीट एंड ग्रीट हुआ जब सारे लोगों का, तब मैंने उसमें एक चीज़ नोटिस किया कि इन लोग ने मतलब जैसे कि बहुत रैंडमली सिलेक्शन कर दिए, कुछ इतना मतलब ऐसा कोई क्राइटेरिया है जैसे उसको फ़िल्टर आउट नहीं किया, बस बैच कैसे भी करके एक नंबर काउंट उसको फिल करना है, इसके जैसे उन्होंने फिल कर दिया। तो फिर उसके बाद में फिर ऐसा हुआ। और उसके बाद में फिर जब मेरा मीट एंड ग्रीट हुआ तब मैंने देखा उसके अंदर के काफ़ी लोग जो है उन लोगों का इतना कोई स्किल नहीं था उसके अंदर कम्युनिकेशन में, खास करके लोगों नॉर्मली स्किल था, पर फिर भी उन लोग का सिलेक्शन हो गया। तो ये थोड़ा मेरे लिए थोड़ा ऑकवर्ड था कि मतलब जो बंदे को प्रॉपरली हिंदी नहीं आ रही है बात करने के लिए, जो इंग्लिश भी जो थोड़ा टूट फूट के बोल रहा है, उसका एक मदर टंग है मलयालम फॉर एग्जांपल, तो वो बोल रहा है और उसको आप लोग ने सिलेक्शन कर दी है, ठीक है ना। तो थोड़ा मेरे को ऑकवर्ड लगा, लेकिन फिर मैं बोला कि शायद ठीक है, पता नहीं, देखते ही है वो। और बहुत सारे बंदे थे जिनको हिंदी में तकलीफ़ हो रही थी और इंग्लिश में तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, वो लोग को भी उन लोग ने सिलेक्शन कर दिए। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे को, मतलब क्या यहाँ पर हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन यहाँ था मीट एंड ग्रीट में, और जो स्टार्टिंग का मेरा वीक था उसके अंदर। फिर जैसे जैसे वक्त हमारा बीता उसके अंदर मेरा ट्रेनिंग होना चालू हुआ, ये हुआ, तो उसके अंदर मैंने जब देखा तो जिसे मैं देखा वहाँ पर थोड़ा ना जैसे सेम रोल है, और उसके लिए जो सैलरी टाइम पे जो लोगों ने नेगोशिएशन करे इंटरव्यू का सैलरी नेगोशिएशन के ना, उस हिसाब से उन लोग ने पैकेज डिसाइड कर दिए। तो वो मेरे को बिल्कुल नहीं मतलब वो लॉजिक समझ में आया कि कोई तुम उसको कोई सेम रोल है तो तुम्हारा एक पे बैंड होना चाहिए ना उसके अंदर। जैसे आप डीमार्ट में जाओ या कोई दूसरी जगह पे जाओ, कहीं पर भी आप जाओ, तो एक पे बैंड होता है कि ये रोल के लिए हम इतना ही सैलरी देते हैं, 10 बंदे हो, 20 बंदे हो, 30 बंदे हो, इतनी ही सैलरी देते हैं, ये फिक्स सैलरी है। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं था, वहाँ पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से नेगोशिएशन हो रहा था। जिसमें जो एक्सपीरियंस बंदा है, जिसको नेगोशिएशन में जो अच्छा है, भले उसको कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो उसके अंदर तो वो सैलरी टाइम पे अच्छा नेगोशिएशन करके वो तो निकाल लेगा। जैसे मेरे ही बैच में कुछ लोगों की इन हैंड सैलरी 21,600, 22,000, 21,000 ही पकड़ लो उतनी थी, और कुछ लोगों की इन हैंड सैलरी 33, 35 ऐसी थी। तो इतना बड़ा गैप आ रहा है सेम रोल के लिए, तो जो बंदे की कम सैलरी है वो तो डिमोटिवेट हो ही जाएगा, सीधी सी बात है। अच्छा, इसके ऊपर से ओवर एंड अबाउट दिस है कि इन लोग ने एक ऐसा रूल बना के रखे कि सैलरी डिस्कस नहीं करना है आपको, सैलरी इज़ प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल, ठीक है ना। ये खास क्योंकि इनको पता है ना यहाँ पर इन लोग ने ऐसा इस तरीके से किए है, तो ये इसके जैसे इस सैलरी डिस्कशन इन लोग ने प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल करके उसको बैन करके रखे हैं, ठीक है ना। अब मैं वहाँ पर मैं देख रहा हूँ भाई, जो बंदे असेसमेंट में क्लियर नहीं कर पा रहे, जो बंदे हमारे कम्युनिकेशन असेसमेंट होता है और एक प्रोडक्ट का ट्रेनिंग होता है और प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन होता है। कम्युनिकेशन असेसमेंट बेसिकली आपकी कम्युनिकेशन जो स्किल्स होती है, आप कॉल के ऊपर कैसे बात करते हो वो जज की जाती है, और प्रोडक्ट ट्रेनिंग में, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन में आपको वो जो प्रोडक्ट है जो कंप्यूटर पे जो आप करोगे ऑन कॉल पे बात करते करते, तो वो जज किया जाता है। तो जब मैं देखा उसके अंदर तो मुझे अजीब लगा, मतलब कि जो बंदे असेसमेंट में रीअसेसमेंट दे रहे, कम्युनिकेशन के असेसमेंट में रीअसेसमेंट दे रहे, और प्रोडक्ट की सर्टिफिकेशन में उनको दो तीन अटैम्प्ट लग रहे, और वो लोग डबल सैलरी पे है, और जो लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर रहे वो आधी सैलरी पे। एकदम ऑकवर्ड था मतलब वो सिचुएशन मेरे लिए। तो ठीक है, तो वहाँ पर आगे बड़ी बात ये ऐसा जो हुआ वो हुआ। अच्छा, अब इसके अंदर कैसा हो गया, एक और चीज़ ये भी है कि मैं मेरे पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, ठीक है। ये वीडियो जो है मेरे पर्सपेक्टिव से, ये हो सकता है सेम जॉब मेरे ही बैच के अंदर कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी होगी, तो जैसे मेरा हॉरिबल एक्सपीरियंस था उनका वंडरफुल एक्सपीरियंस होगा। तो इस तरीके से इस पे नहीं जज करना कि मतलब कंपनी टोटली ख़राब है। आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपका एक्सपीरियंस हॉरिबल या तो फिर वंडरफुल हो सकता है। ये मेरा जितना मेरा 3 महीने के एक्सपीरियंस में मैं ये आपको बता सकता हूँ, ठीक है ना।
तो चलो मैंने सर्टिफिकेशन क्लियर किया बाद में उन लोग ने सर्टिफिकेशन राउंड में जो सर्टिफिकेशन राउंड है उसके अंदर 3-4 लोगों को उन लोग ने निकाल दिए, मतलब उसको बोले कि रिज़ाइन कर दो, और क्योंकि वो लोग क्लियर नहीं कर पाए, रिज़ाइन कर दो और निकाल दिए। ठीक है, वहाँ तक भी मैं समझ में आ गया। लेकिन मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आई, जो बंदा इतना वीक था, जब आपको पता था तो उसको आपने बैच में एंट्री क्यों की है? आपने उसको ट्रेनिंग की 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ सैलरी दी है, 40-40 हज़ार रुपये सैलरी दी है। मतलब अगर मैंने 5 बंदे का हिसाब पकड़ता हूँ, क्या टोटल 25 बंदे थे, जिसमें से 5 को आपने ट्रेनिंग राउंड में आपने निकाल दिए, तो 35,000 इन हैंड उनकी सैलरी थी। तो 35 इंटू 5, ठीक है ना, ये 40 इंटू 5 पकड़ लो। ठीक है, तो 2 लाख रुपया हो गया, 2 लाख रुपया हो गया 5 बंदे का, 1 मंथ की सैलरी। तो 3 महीने आपने 2 लाख 4 लाख 6 लाख रुपये आपने अननेसेसरी, आपके एचआर ने इंटरव्यू गलत लेने की वजह से 6 लाख रुपये कंपनी का वेस्ट कर दिए सैलरीज़ के अंदर। ठीक है, उनका पैसा, उनकी मर्जी है, जो कुछ भी है, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो इससे फैक्ट्स चेंज नहीं होंगे। ठीक है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मेरा एक्सपीरियंस है, उसके लिए मैं एंटाइटल्ड हूँ। ठीक है ना। सेकेंड चीज़ जो मेरे को फील है, अच्छा ये रीज़न के रिगार्डिंग अगर आप समझ लीजिए एचआर के साथ अगर डिस्कस करते हो ना, तो एचआर को अलग ही मिर्ची लग जाती है कि तुम्हारा पैसा है क्या, तुम एम्प्लॉई है, तुम इतनी बात क्यों कर रहे हो, ये वो। तो इसके लिए मैंने किसी का डिस्कस भी नहीं किया चीज़, तो मैं क्यों ही करूँ डिस्कस मैं ये चीज़ के रिगार्डिंग, खास करके सदरलैंड के एम्प्लॉई के साथ, वो भी एचआर के साथ क्यों ही डिस्कस करूँ। ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा, ये एक मतलब मैंने फील किया जो उन लोग ने सैलरीज इधर में वेस्ट करे। ठीक है, फिर इसमें गिरते पड़ते, ठीक है, सेकेंड अटैम्प्ट में, थर्ड अटैम्प्ट में कुछ लोग आए, पास हुए, कुछ आगे तक आ गए। ठीक है, अब इसके अंदर कैसा हो गया, हमारी बैच के अंदर 20 बंदे हैं समझ लो, उस इसके अंदर से कुछ 7-8 बंदे हैं 20,000 सैलरी पे, और 7-8 बंदे हैं 32,000 सैलरी पे, और 7-8 बंदे हैं समझ लीजिए 40,000 सैलरी पे। सेम काम कर रहे हैं 20 के 20 बंदे, लेकिन सैलरी में आप देख रहे हो कितना बड़ा गैप है। अच्छा, इसके अंदर कैसा होता है, कुछ बंदे को एज अ फ्रेशर लिया जाता है, कुछ बंदे को एज अ वो लिया जाता है, क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस लिया जाता है, लेवल 1 लेवल 2 लिया जाता है। अब इसके अंदर कैसा, जो लोगों को एक्सपीरियंस है इसका, वो लोग कैसे करते हैं, कहीं पर दूसरी जगह पे अपने फ्रेंड के पास कुछ ऐसा बना देते सैलरी स्लिप, और उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में वो हो जाता है कि वहाँ पर वो उनकी फ्रेंड की कंपनी रहते हैं, वहाँ देते हैं हाँ ठीक है, हम बंदा हमारे इधर काम कर रहा था, उन्होंने फेक सैलरी स्लिप बनाकर वो कर दिया, और उनका वो पास भी होगा। अब जो बंदे को ये सब चीज़ें पता नहीं है, वो बंदा तो क्या ही करेगा, तो बेस पैकेज ही एक्सेप्ट कर लेगा ना। वो बोलेंगे भाई तुम हमको पेपर लेकर आओ, ठीक है ना, तो वो तो बेस सैलरी एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, अब उसके अंदर जब मैं एंट्री किया, उसके अंदर जब उसके अंदर जब हमारा वो चालू हुआ, तो क्या बोलते हैं, जब हम लोग फ्लोर पे गए सर्टिफिकेशन क्लियर करने का, तो हम लोग नेस्टिंग पीरियड में आए। ठीक है ना। तो जब हम लोग ट्रेनिंग से जब नेस्टिंग में आए, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस था वो, जब हम फ्लोर पर आए ना जब, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। वहाँ पर 5 डेज़ वर्क वीक बोल के हमको बोला गया था, पर लेकिन जब हम फ्लोर के ऊपर आए तो इतना ग्राइंडिंग जॉब था। मेरे को तो अगर ये सैलरी के ऊपर अगर इंटरव्यू में अगर फ्लोर दिखा देते थे ना अगर, और आप बता देते थे ना ये सारी चीज़ें, तो शायद मैं वो ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट ही नहीं करता था, क्योंकि मैं सबसे लोअर पैकेज पे था। इसकी वजह से मेरा एक्सपीरियंस एकदम हॉरिबल था। तो जब हम लोग फ्लोर पे आए तो हमारा नेस्टिंग पीरियड था, पर हम लोग को कॉल लेने का स्टार्ट हुआ। तो कुछ पहले एक कंट्री खोले और दूसरी कंट्री खोले, फिर तीसरी कंट्री, तो इंटरनेशनल बीपी होता। तो ये मैं अभी वो प्रोसेस के बारे में डिटेल नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अननेसेसरी वो प्रोसेस खींचे जाए, क्योंकि ठीक है वो तो कंपनी जो क्लाइंट है वो बहुत अच्छा है, क्लाइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हमारे को जो हमारे को काम देता है, जो कंपनी को काम देता है, ये मेरे को सदरलैंड भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनका जो मैनेजमेंट है, जिस तरीके से कंपनी रन की जा रही है, उससे मुझे प्रॉब्लम है, जो मुझे यही मेरा एक वर्स एक्सपीरियंस का रीज़न था। ठीक है ना। तो सदरलैंड के अंदर जब हम नेस्टिंग के अंदर हम लोग जब गए, तो फ्लोर के ऊपर ऐसा था कि इतना कॉल्स ले रहे, और इतना मतलब बंदे लोगों के बाद जो एजेंट्स है, जो सबसे कम सैलरी जिनको है हायरार्की में, उनके ऊपर ही सबसे ज़्यादा काम है। ठीक है ना। और जब मैं देख रहा हूँ मैनेजर्स है, और उधर एक कैसा है, अच्छा मैं थोड़ा बीपीओ की हायरार्की जिनको पता है उनको तो पता ही होगा, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ। बीपीओ में कैसा रहता है, एक एजेंट रहता है जो कॉल लेता है नॉर्मल, एक थोड़ा एक्सपीरियंस एजेंट रहता है, उसको उन लोग तो ऐसा मतलब टीएल बोलते हैं। ठीक है, टीएल बोलते हैं। हमारे इसमें तो ऐसा नहीं था, टीएल उसको स्पेसिफाई नहीं किया था रोल को, लेकिन सीनियर एजेंट बोलते थे, मतलब ऐसा पता समझ जाते थे कि 3-4 साल बंदा काम किया है तो सीनियर एजेंट है। ठीक है ना। तो उसके बाद में ऐसा होता था, उसके बाद में क्वालिटी होती थी, जो कि एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है, क्वालिटी की टीम होती थी। और तुम्हारा हम उसके बाद में होती थी
वर्कफोर्स मैनेजमेंट होती थी, जो कॉल्स कितने वेटिंग पर है उसका पूरा मैनेज करती थी, और उसके ऊपर मैनेजर्स होते थे, समझे कि नहीं, ये हायरार्की चलती थी। जो मैनेजर टीम के मैनेजर्स होते थे वो उसके ऊपर होते थे। उसके बाद में प्रोसेस मैनेजर होती थी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जिसने इंटरव्यू ली थी, ऑपरेशंस राउंड का इंटरव्यू, एचआर के बाद में ऑपरेशन, तो प्रोसेस मैनेजर इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर हम लोग गए, उसके अंदर जब हम लोग उसके अंदर फ्लोर पे गए, फ्लोर पे हमने काफ़ी उसके अंदर काम किया, थोड़ा सीखा समझा, और उसके बाद में फिर हम जब काम करना स्टार्ट किए तो हम देख रहे कि सुबह में जब हमारा लॉगिन होता है वहाँ से लेके तो शाम के लॉगआउट तक। अच्छा, अभी आप देखो, सैलरीज तो मैंने आपको बता ही दिया, जो बेसिक सैलरी हो तो मैंने बता ही दिया। अब आप मेरे को एक बार बताओ, इंडिया के अंदर जो दूसरे जॉब्स है सैलरी इसके ऐड पा रही है? कोई ऐसा नहीं कि आप ओवर एंड अबाउ सैलरी दे रहे हो, लेकिन अभी इनका अधेरेंस देखो, जो अधेरेंस है, शेड्यूल अधेरेंस रहता है इनका, कि मतलब आप शेड्यूल में आपने कितनी छुट्टी ली है, उसका इसके हिसाब से आपको सैलरी के मतलब परफॉर्मेंस आपका जज होता है। अच्छा, इनका एक असर तो लॉगिन अधेरेंस भी होता है। ये तो मेरे को अजीब ही लगा कि मैं अगर उधर आया हूँ, कंपनी में बराबर टाइम पे आया हूँ, 10 मिनट पहले आया हूँ, लेकिन मैंने आने के बाद आपका कंप्यूटर चल रहा है, ठीक है, मैं कंप्यूटर लॉगिन भी करे, पर आपका जो जिसमें कॉल लेते हैं जो सिस्टम है, वो सिस्टम में कुछ इश्यूज़ है। उसको अवाया बोलते थे हमारे इधर, दूसरे कंपनी में दूसरा बोलते होंगे, सदरलैंड की बात करें तो अवाया ऊपर चलता था। तो वो अवाया में कोई प्रॉब्लम है, तो जैसे अगर वो मेरा 15 मिनट अगर वहाँ पर या आधा घंटा मेरे को अवाया में मेरा लॉगिन लेट करा, मतलब अवाया का लॉगिन नहीं कर पाया बिकॉज अवाया में कुछ इशू था कोई भी रीज़न से, तो वो मुझे बोलेंगे कि वो हमको नहीं मालूम, आपको आधा घंटा एक्स्ट्रा बैठना पड़ेगा शाम को, या तो वीक के अंदर आपको या मंथ के अंदर आपको वो जो आधा घंटा आपका डेफिसिट हुआ है वो आपको कवर अप करना पड़ेगा। भाई मैं तो प्रोडक्टिव हूँ ना, तुम्हारा सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो अवाया काम नहीं कर रहा है, तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, तो इसका मैं क्यों एक्स्ट्रा बैठूँ इसके अंदर कवर अप करना। 8 आवर आपको प्रोडक्टिविटी देनी है, चाहे वो किसी का भी इशू हो, उनका भी इशू हो। तो मेरा इशू है, मैं लेट आया तो मैं आधा घंटा बैठूंगा, पर मैं जब बैठा हूँ 10 मिनट पहले आया हूँ, आपके सिस्टम में प्रॉब्लम है, समझे कि नहीं, तो वो क्यों मैं बैठूँ आधा घंटा अननेसेसरीली। तो वैसा था। और अवाया अगर लॉगिन है आपका तो इशू नहीं है, उसके अंदर फिर आपका ऐसा है कि फिर आपका क्या बोलते हैं, आप वो कर सकते हो, आप बैठ सकते हो, मतलब फिर वो आप ऑक्स 6 उसमें डालोगे कि टेक्निकल इशू, और फिर वो लॉगिन में आपका काउंट हो जाएगा। वो भी चीज़ की रिपोर्ट सिर्फ मैनेजर के पास ही होती थी, उसमें भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, पर मैं तो उतना लंबा टिका ही नहीं, तो मुझे उसके बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं जो बोले उनके वर्ड पर मैंने मान लिया कि हाँ भाई ठीक है, आधा घंटा डेफिसिट तो आधा घंटा डेफिसिट, ठीक है ना। यहाँ तक हो गई बात। अच्छा, अभी इसके अंदर कैसा होता था, जैसे कॉल फ्लो है, तो कुछ अभी मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ। जो लोग बंदे हाई सैलरी पे, उन लोग क्या करते थे, जानबूझ के उसमें ऑक्सिस होते थे। ऑक्स 5 मतलब आउट कॉल पर है, ऑक्स 8 मतलब ट्रेनिंग आप ले रहे हो, ठीक है ना। ऑक्स 7 मतलब आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, और ऑक्स 1 होता था, ऑक्स 2, ऑक्स 3, ये 3 ऑक्स होते हैं। ऑक्स 1 आपका लंच ब्रेक होता था, ऑक्स 2 आपका शॉर्ट ब्रेक होता था 15 मिनट का, लंच ब्रेक आधे घंटे का, और ऑक्स 3 मतलब आपका एक और शॉर्ट ब्रेक, मतलब टोटल 1 घंटा हुआ। 30 और 15 टोटल हो गया 30, 45 और ये 60 मिनट, मतलब टोटल 9 आवर्स की शिफ्ट में आपका 8 घंटा प्रोडक्टिव हो गया और 1 घंटे का आपका ब्रेक हो गया, जिसमें आप कॉल नहीं लोगे, ठीक है। ये 8 घंटा आपको प्रोडक्टिव लॉगिन उसके अंदर करना पड़ता था। अब मैं जो सबसे बेस सैलरी पे था, मैं जब देख रहा हूँ जो लोग 40,000 की सैलरी पर है, नेगोशिएट करके, वो जो मैं आपको अर्लियर बताया सैलरी नेगोशिएशन करके जो लोग एंट्री करे थे, वो लोग ऑक्सीज ले लेके आराम से काम टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। और जो बंदा सबसे कम सैलरी पे हो, बेचारा अडेरेंस दे रहा है, और जो वर्कफोर्स, बिकॉज सैलरी टेक्निकली कॉन्फिडेंशियल है, तो वर्कफोर्स मैनेजमेंट वाला बंदा, उसको पता ही नहीं है कि ये बंदा आधी सैलरी पे, बंदा डबल सैलरी पे, सेम रोल पे, वो बंदा चिल्ला रहा है जो कम सैलरी है उन लोगों को कि अरे आप 5 मिनट से ऑक्स पर हो। जब स्टार्टिंग में तो बोलते थे अरे 7 मिनट 8 मिनट, तो फिर भी समझता था। थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे हम जूने होते गए तो मिनट उनके कम होते गए। आप 7 मिनट पे हो, फिर 6 मिनट पे हो, फिर 4 मिनट पे हो, फिर 3 मिनट से, मतलब इतने मिनट से 1 मिनट से आप 1 मिनट में तो इंसान सांस लेता तो 1 मिनट ख़त्म हो जाता है, समझे। तो इस तरीके से उनका मतलब वो उसको चेक्स कर, उसको अध्ययन करते थे। तो जो 5 डेज़ उनका वर्क वीक है, वो नॉर्मल जॉब का 7 डेज़ का वर्क वीक से भी ज़्यादा है। तो 5 डेज़ वर्क वीक के अंदर आप ये नहीं कर सकते हो कि मतलब ऐसा, मैं उसको नॉर्मल जॉब से कंपेयर कर रहा था, और इसके वजह से मैंने उसके अंदर एग्री कर दिया इसके अंदर। तो मुझे अगर इसके में इतना, जैसे आज अगर मेरे को इतना एक्सपीरियंस है, तो अगर मैं जाऊँ उसके अंदर तो मैं 40,000 से नीचे ऐसे ही नहीं बोलूँ, बेस सैलरी का तो नाम ही नहीं है, समझे कि नहीं।
और 30-32 हज़ार भी जो है वो भी मेरे हिसाब से कम ही है अगर देखा जाए तो वहाँ पर ऐसा वहाँ पर मुझे ये चीज़ मैंने फील किया। अच्छा, अब इसके अंदर ऐसा है कि मेरे हिसाब से जैसे आप दूसरी आपको इंडस्ट्री में देखो, जैसे ब्लिंकिट या गिग वर्कर का देख लो आप, पोर्टर, ब्लिंकिट, ये वो जो भी है, जो बंदा जितना काम करता है उसको उतनी पैसा मिलता है, सिंपल एज दैट, क्योंकि मेहनत का पैसा है। जो बीपीओ में भी वैसी है, दूसरे इसमें भी वैसी है, ठीक है। अब इसके अंदर कैसा है, ऑक्सीज अडेरेंस करने, वर्कफोर्स मैनेजमेंट के जो लोग हैं, जो टीम है, उनको 40,000, 50,000, 60,000 सैलरीज तुम दे रहे हो, उनके पीछे पड़ रहे हो अननेसेसरी, ऑक्सीज हटाओ, ऑक्सीज हटाओ, ऑक्सीज हटाओ। अरे भाई, वो बंदे का क्या ही इंसेंटिव है ऑक्सीज हटाने में? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? उसका क्या ही इंसेंटिव, क्यों ऑक्स हटाएगा, वो क्यों कॉल लेगा? अगर आप पर कॉल को, पर क्लीन कॉल जिसमें कोई क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है अच्छा से, जिसमें कोई प्रोसेस में कोई फैटल नहीं आ रहा है, अगर आप उसके ऊपर अगर आप पैसा दोगे बंदे को, मतलब समझ लीजिए अगर एक कॉल का 10 रुपया, एग्जाम्पल के तौर पे 100 कॉल लिया मैंने, मेरा 1000 रुपया हो गया, समझे? 200 कॉल लिया, मेरा 2000 रुपया हो गया। तो इसमें मेरा इंसेंटिव है ना, जितने ज़्यादा क्लीन कॉल लूँगा मैं, उतना ज़्यादा मेरे को सैलरी होगी, समझे कि नहीं? और जो बंदा काम टाइम पास कर रहा है, वो उसकी मर्ज़ी है, उसको टाइम पास करे, वो एक भी कॉल नहीं ले, आए बस खाली घर में बैठे सीट गर्म करे जाए, उसकी मर्ज़ी है। तो ऐसी बात है, सैलरी हमारी कम, कॉल हमसे एक्सपेक्टेशन सबसे ज़्यादा, ऑक्स अडेरेंस हमसे एक्सपेक्टेशन सबसे ज़्यादा। मैं तो जो हमारे सीईओ है, शायद मैं तो चाहता हूँ उनको ये पहुँचे। अभी तो मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ तुम्हारा, वैसे भी मेरा तो एफएनएफ वगैरह सब कुछ हो गया मेरा, कोई तुम मेरे सीईओ नहीं हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम तक ये मेरी बात पहुँचे, कुछ लोग पहुँचाए तुमको, कि ये ऑक्स अडेरेंस का और वर्कफोर्स मैनेजमेंट में जो आप इतनी सैलरी बर्बाद कर रहे हो, वो आप गिग वर्कर से इंस्पिरेशन लो और उनको पर क्लीन कॉल आप उनको पैसा दो, ठीक है ना? तो उनको कुछ मोटिवेशन रहे। 20,000 में बंदे की घस रहे हो आप, सॉरी फॉर द हार्श लैंग्वेज, पर जिस तरह से हो रहा है उसमें यही होगा, यही बात होगी। और उसके अंदर जब मैं गया, उसके अंदर जब मैंने वहाँ पर देखा, तो वहाँ पर जब मैंने जैसे मैंने रेजिग्नेशन के लिए डाला, तो उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। मतलब जैसे यूजुअली कैसा होता है, थोड़ा रिटेन करते वगैरह करते हैं, उनको कोई रिटेंशन का वो भी नहीं है, वो रिटेन करना ही नहीं चाहते, बिकॉज उनके दिमाग में ऐसा है कि इसको रिटेन करने के बजाय पर हम दूसरे मार्केट में लाएंगे, रिटेन करेंगे तो ये गलत वो हो जाएगा। भले मतलब तुम एचआर को उतना पैसा तुम देना चाहते हो, एचआर को उतना पैसा देना चाहते हो वो करने का, पर तुम वो नहीं करना चाहते हो। तो वही मतलब मैं बोल रहा था, जैसे कि जो गिग वर्कर से आप इंस्पिरेशन लो और गिग के इससे काम लो, क्योंकि सैलरी तो देखो आप खाली नाम के लिए कॉर्पोरेट ऑफिस है, फसाड़ ग्लास फसाड़े, सैलरी तो आप एकदम चिंदी दे रहे हो, गिग वर्कर को उससे ज़्यादा मिलती है सैलरी, ठीक है ना? तो ये जो कॉर्पोरेट ऑफिस और एकदम हाई फाई का जॉब करे ना, उससे थोड़ा रियलिटी को फेस करो, वेक अप एंड स्मेल द कॉफ़ी, ओके। और उसके बाद में ऐसा है कि बाकी मेरे को एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, जो मेरे ट्रेनिंग स्टाफ थे और जो मेरे प्रोसेस के जो ट्रेनिंग मेरे को किए, मेरे को बहुत अच्छे लोग थे, और उनके बारे में मैं कुछ भी गलत नहीं बोलूँगा। इनफैक्ट मैं किसी के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलूँगा, मैं जो प्रोसेस है ना, जो मैनेजमेंट का जो फिलॉसफी है ना, मैं उसको गलत बोलूँगा। मेरे कॉलीग्स बहुत अच्छे थे, मेरे जो मैनेजर्स थे वो बहुत अच्छे थे, सब अच्छे थे, ऐसी बात नहीं है। जो प्रोसेस है अननेसेसरी, जो प्रोसेस बनाया गया है, उससे मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो जस्टिफाइड नहीं है, खास करके लो सैलरी वाले को बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। वो मैंने रेजिग्नेशन जल्दी दिया, कोई लेट देगा, लेकिन देंगे ज़रूर, समझे कि नहीं? कोई पहली बात, वो ज्वाइन ही नहीं करेंगे, अगर उनको पूरी क्लियरिटी अगर होगी ना तो वो ज्वाइन ही नहीं करेंगे। बाकी अगर किसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो फिर वो तो मैं क्या ही बोलूँ उसके अंदर, फिर वो तो ठीक है, बेचार भी वो तो ठीक है, वो एक अलग स्टोरी है जॉब की, अब एक अलग स्टोरी है। पर लेकिन जो ठीक ठाक है वो तो उस टैलेंट को तो आप मिस कर दोगे, ठीक है ना? अब सेकेंड चीज़ ये है कि जितना मैं समझ पाया उसके अंदर कि और मैं इसके अंदर खाली ये नहीं कि खाली क्रिटिसाइज़ करके साइड में निकल जाऊँ, मैं इसके अंदर थोड़ा अपना कंस्ट्रक्टिव मेरा इनपुट भी दूंगा। जो मैंने एग्ज़िट इंटरव्यू में भी, मेरे को एग्ज़िट इंटरव्यू फेस टू फेस तो मेरा हुआ नहीं, खाली एक मेरे को फॉर्म आया था ईमेल के ऊपर, उसमें कहा था, तो मैंने उसके अंदर डाल दिया जो मेरे को डालना था, यही जो मैं पर लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा ताकि मैं और लोगों तक जुड़ूँ ये चीज़ के अंदर। तो उसके अंदर मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो पर क्लीन कॉल्स आप वो करो, उसके अंदर आप पैसा दो, पर क्लीन कॉल्स आप डिफ़ाइन करो, और उसके अंदर और ये आप बोलोगे ना कोई कॉल ट्रिकी होती है, कोई कॉल वो होती है, तो वो लक की बात है, वो लक के ऊपर छोड़ दो। ट्रिकी कॉल अगर आपको आ गई तो कंपनी ने तो
आपके साथ गलत नहीं करी ना, आपका लक खराब था, आपको ट्रिकी कॉल आ गई, इट्स ओके। कल किसी और का ट्रिक खराब होगा, कल उसको आ जाएगी, परसों किसी और का करेगा, तो इस हिसाब से सिस्टम जो है फेयर बन जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन पर कॉल ही करना है इसके अंदर, गिग एज अ गिग वर्कर से इंस्पिरेशन लेकर आपको पर कॉल ही इसके अंदर करना है आपको, पर क्लीन कॉल, ताकि लोग इंसेंटिवाइज हो कि क्लीन कॉल ले, नॉन फेटल कॉल ले, कॉल्स में रश नहीं करें। अच्छा, जो एफएक्स के जो एफएक्स ट्रेनिंग, जो कम्युनिकेशन के जो मार्कडाउन्स थे, मेरे को वो भी थोड़े हार्श लगे। मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे, अनटिल एंड अनलेस वहाँ से क्लाइंट साइड से एस्केलेशन नहीं आ रहा है ना, कि तुम्हारे बंदे लोग बात नहीं कर रहे ढंग से, तुम्हारे बंदे लोग को बात करने की तमीज़ नहीं है या ये वो, तो तब तक उसको एस्केलेट मत करो। हाँ, अगर ये एस्केलेशन आ गया कि आपके बंदे लोग का प्रॉब्लम आ रहा है कि आपके बंदे लोग को बात करने की तमीज़ ही नहीं है, तब आप उसको एस्केलेशन करो। अब वो कैसा करें, नीट पिकिंग करें छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर जो कि मायने नहीं रखती है, समझ रहे। जैसे आप नॉर्मल मतलब जैसे माफ़ी चाहूँगा सर, कि ये बार बार माफ़ी चाहूँगा कि वो, क्योंकि आपने एक बना दिया सिस्टम, ये तो आप सभी जन रिलेट करते होंगे, जो क्लाइंट हो, जो कभी भी आपने अगर एक कॉल सेंटर में कभी भी एक बार कॉल किया होगा, तो आपको आइडिया होगा किस तरीके से ये होता है। तो माफ़ी चाहूँगा सर, बार बार माफ़ी चाहूँगा, शुक्रिया सर, अननेसेसरी वो, बिकॉज आपको एक्नॉलेजमेंट देना है, जस्ट बिकॉज आपको थैंक करना है, तो आप किए जा रहे हो। नहीं, आप एक कॉन्वर्सेशन का फ्लो रखो, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करो, जैसे मैं आपसे कैसे बात कर रहा हूँ ऐसे नॉर्मल बात करो। कस्टमर का जो प्रॉब्लम सॉल्व करना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ के क्वालिटी के पैरामीटर्स पूरे होना, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो एफएक्स के अंदर थोड़ा सा लो कर दो, एकदम ज़ीरो मत कर दो, और एकदम टाइट, अभी फ़िलहाल आपका एकदम टाइट है, और एकदम ज़ीरो भी नहीं करना, आपको मिडल पे कहीं पर आना है। और जैसे मैंने आपका जो क्वालिटी के दूसरे जो बताया, जो प्रोसेस फेटल्स है, वो तो नॉन नेगोशिएबल है। चाहिए तो आप क्वालिटी टीम को बढ़ा दो, वर्कफोर्स मैनेजमेंट से लोग ऑटोमेटिकली आपके कम हो जाएंगे, बिकॉज आप अगर इंसेंटिवाइज करोगे लोगों को ज़्यादा क्लीन कॉल्स लेने के लिए, तो लोग ऑक्स पे जाना ख़त्म कर देंगे, और आपका जो 8 आवर प्रोडक्टिविटी का भी जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। बिकॉज उसमें क्लियर बात है कि भाई आपको इतने कॉल्स, जिसको जो बंदा 8 आवर का, तो सिस्टम ही मतलब वो मेरे को तो समझ में नहीं आता है कि ऑक्स पर डाल के बंदा 2 घंटा बैठा है, तो 8 आवर प्रोडक्टिविटी दिखा दिया, तो क्या ही उसमें हो गया। आपको कॉल्स इंपॉर्टेंट है ना, क्लीन कॉल्स, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो क्लीन कॉल्स के ऊपर इंसेंटिवाइज़ करो लोगों को। और सैलरी जो लगोगे एक सेम लाइन में रखो, सैलरी सेम रोल के लिए रोल वाइज सैलरी रखो। जैसे अगर हमारा रोल है तो उसके लिए 35,000 सैलरी स्टैंडर्ड होनी चाहिए, तो वो हर बंदे को हम उतना ही देते। चाहे तुम लास्ट राउंड पे 50,000 पे आओ, 60,000 पे आओ, अभी तुम लास्ट राउंड पे कुछ भी बना के, अरे लास्ट राउंड पे अगर किसी को 1 लाख थी, मानता हूँ मैं, ठीक है, होगी भी और जेन्युइन होगी, फेक नहीं किया होगा उसने, पर वो अलग स्किल सेट के लिए थी, वो एक अलग जॉब के लिए थी। यहाँ पर वो स्किल सेट रेलेवेंट है क्या? यहाँ तो वो बंदा सेम बंदे के साथ कम्पीट कर रहा है ना, जो बंदा एक फ्रेशर है या जो उसके साथ है। तो आपको क्या चाहिए? आपको वो लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए कि आपको अननेसेसरी उसकी ओल्ड लास्ट डाउन सैलरी की कोई आपको माइंडसेट है आपके दिमाग में उस चीज़ का, लास्ट डाउन दिखा के आपको वो, तो लास्ट डाउन दिखाना है तो वैसे तो लास्ट डाउन का ही फिर इंसान जॉब के बारे में कुछ सोचेगा नहीं, फिर लास्ट डाउन ही खेलेगा हर बंदा। अभी मेरे को देखो, मेरे पास है, मैं नया नेगोशिएट करके लास्ट डाउन मेरी बढ़वा ले लूँगा, फिर वहाँ से छोड़ूंगा, वहाँ से लास्ट डाउन बढ़वा लूँगा, तो यही करते रह जाऊँगा मैं, ठीक है। तो आपको क्या है, तो लोग सिर्फ आते जाएंगे जाते जाएंगे, और आपका HR का कॉस्ट बढ़ते जाएगा, आपका WFM का बढ़ते जाएगा, और बैड एक्सपीरियंस होते जाएगा जो बंदा जो ज्वाइन करा उसका, और वो ऐसा वीडियो चलते जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं, और ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने उसके अभी तो फ़िलहाल मैं वीडियो बना रहा था, मेरे को जितनी याद आ रही है चीज़ें उतनी मैं बता रहा हूँ। और भी चीज़ें थी बहुत सारी जो मेरे को थोड़ी वो चाहिए, लेकिन ठीक है, अगर कोई इंसान को 35-40,000 तक सैलरी मिल रही है तो वो सब चीज़ों को वो कर, लेकिन 20-21 सैलरी पे अगर आप बंदे को बोलोगे कि आप अच्छा ब्रेक्स का इसके अंदर एक और चीज़ है कि ब्रेक, अगर मेरे को भूख अभी लगी है तो उनके तो बोले कॉल फ्लो अभी ज़्यादा, अभी नहीं जाओ। अगर मेरी 40,000-50,000 ज़्यादा सैलरी है तो मेरे लिए ठीक है, लेकिन अगर आप मेरे को सैलरी इतनी लो दोगे और आप मेरे को इतना मेरे पे प्रेशर डालोगे कि मेरे को भूख अभी लगी है लेकिन आप अभी कॉल फ्लो ज़्यादा, अभी मत जाओ, जब कॉल फ्लो ख़त्म होएगा तब जाओ, तो वो तो जस्टिफाइड नहीं है ना मेरे लिए। रिस्क टू रिवॉर्ड मेरे लिए जस्टिफाइड, मैं क्यों जाऊँगा फिर वो चीज़ के अंदर, वैसा करने क्यों जाऊँगा? वो मैं क्यों कंपनी में टिके रहूँगा, आप बताइए। फिर लॉकर का रूल है कि कोई भी आपकी बिलोंगिंग्स, आपके मोबाइल्स, आपका बैग आप फ्लोर के ऊपर नहीं लेके जा सकते, आपको लॉकर में रखना है, बराबर।
और ये जो 3 हिस्से हैं, जो लॉकर जाने आने में 5-6 मिनट लग जाते हैं इंसान को, तो 15 मिनट के ब्रेक में 5 मिनट तो लॉकर जाने आने में ही लग गया। अगर मेरे को मोबाइल चाहिए, पे करना है ना मुझे जीपे से उसको, बंदे को जो खाना खाऊंगा, चाय पीऊँगा, तो उसको पे करने के लिए 5 मिनट उसी में चले गया मेरा। तो क्या मतलब इसका लॉजिक मेरे को कुछ समझ में जस्टिफाइड नहीं है, मतलब इतनी सैलरी में तो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। मैनेजर्स के अंदर भी, मैनेजर्स की भी सैलरी इतनी ज़्यादा, उनका भी देखो, उनके ऊपर भी रिसर्च करो कि जस्टिफाइड है नहीं है। क्योंकि जो हमारे जो टीएल लेवल के बंदे हैं जो 4 साल से कॉलिंग कर रहे हैं, मेरे हिसाब से जो प्रोसेस की प्रॉब्लम्स है वो लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्लाइंट साइड के प्रॉब्लम्स जो है, क्लाइंट से जो बात करना है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके लिए आपको 2-3 एकदम टॉप लेवल के मैनेजर चाहिए ही चाहिए। देखो, हर जॉब है ना अपनी जगह पे जस्टिफाइड रहती है, लेकिन हर चीज़ एक्सेस में ना डेंजरस रहती है, ठीक है ना, ऐसी बात है। तो जैसे आपको WFM में भी ज़रूरत है, पर वो आप एक्सेस कर रहे हो बिकॉज आपका मॉडल अलग है। मैनेजर्स की भी ज़रूरत है, पर लेकिन वो भी आप एक्सेस कर रहे हो क्योंकि आपका मॉडल गलत है। और जहाँ पर आपको ज़रूरत है वहाँ पर आप नहीं कर रहे हो, वो सैलरी नहीं दे रहे हो ढंग से, और आप वो नहीं कर रहे हो, क्या मतलब उसके ऊपर दुनिया भर के अडेरेंस डाल रहे हो, सैलरी के लास्ट ड्रॉन के नेगोशिएशंस के ऊपर आप उसको सेट कर रहे हो, एज़ पर द रोल सैलरी नहीं दे रहे हो। ये सब चीज़ों की वजह से ना, ये सब चीज़ों की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, ठीक है ना। उसके अंदर एनवायरनमेंट, मतलब जो वाइब है ना, जो नेगेटिव वाइब आ रही है उसके अंदर एम्प्लॉयज़ के अंदर, तो ये चीज़ है। तो खैर देखो, अभी देखो, मैं जैसे स्टार्टिंग में वीडियो में बोला कि हर इंसान के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, अलग अलग जॉब का। तो हो सकता है सेम मेरे ही बैच के अंदर कुछ लोगों के लिए एकदम वंडरफुल एक्सपीरियंस होगा। 40,000 सैलरी में 2-2 घंटे का ऑक्स 8 ऑक्स 5 में उन लोग इन्जॉय कर रहे हैं, 6 आवर्स की प्रोडक्टिव 5 डेज़ का वर्क वीक इन्जॉय कर रहे हैं, चल मार रहे हैं उन लोग, उनको क्या ही प्रॉब्लम है, समझे कि नहीं। लेकिन जैसे मेरे जैसा बंदा है जो और मैं ट्रैवलिंग भी दूर से करता था, तो मेरे को वो चीज़ का भी एक प्रॉब्लम था। तो चलो, वो तो मेरा पर्सनल प्रॉब्लम था, उसके लिए मैं कंपनी को नहीं ब्लेम करूँगा। लेकिन ये सब चीज़ के लिए तो है, जो है वो जो चीज़ मैंने फील किया, वो चीज़ मैंने आपके साथ शेयर किया। अच्छा, इसके रिगार्डिंग, सदरलैंड के रिगार्डिंग या टेली परफॉर्मेंस, जो भी BPO के रिगार्डिंग जो भी आपको कुछ इश्यूज़ है या जो भी आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो चीज़ आप लिखिए। और मेरे वीडियो को आप जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, जितना हो सके जो ये रिलेटेड बंदे हैं, जो लोग इससे रिलेट कर सकते हैं, या जिन लोगों को ये चीज़ वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी या इसके ऊपर डिस्कस करना, वो दूसरे लोगों को प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो की रीच ज़्यादा से ज़्यादा बने और लोगों को भी फ़ायदा हो इस मेरी इन्फॉर्मेशन से। और इस कमेंट सेक्शन को अपन एज अ फोरम यूज़ करेंगे, इसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। तो जो भी कमेंट आएंगे मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करूँगा, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और ठीक है, सदरलैंड के एम्प्लॉइज़, गुड लक आपको आगे के लिए, और होप आपके जो भी प्रॉब्लम्स हो सॉल्व हो, और टेली परफॉर्मेंस के और दूसरे भी जितने भी BPO के एम्प्लॉइज़ हैं वो सॉल्व हो। तो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।